नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के कुछ स्कूलों से शुरू हुए हिजाब विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि इस मामले में सही समय आने पर सुनवाई की जाएगी। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि इस तरह की बातों को राष्ट्रीय स्तर तक न लाएं। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक की एक छात्रा ने याचिका दायर कर कर्नाटक हाईकोर्ट की सलाह को चुनौती दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि स्कूल और कॉलेजों में तब तक किसी तरह के धार्मिक कपड़े ना पहने जाएं जब तक अदालत इस मामले में कोई फैसला ना सुना दे। सुनवाई के दौरान जब एक वकील ने इस दलील को रखा कि मुस्लिम छात्राएं पिछले 10 साल से हिजाब पहन रही हैं और इस मामले के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को बड़े स्तर पर ना फैलाएं। अदालत ने कहा कि हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सोचा जाना चाहिए कि क्या इस तरह की बातों को दिल्ली लाना ठीक है। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि अगर कहीं कुछ गलत होता है तो हम उसे देखेंगे। कर्नाटक से हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब अदालतों के बाद दूसरे राज्यों तक पहुंचने लगा है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के मालेगांव में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय को लोग इकट्ठा हुए और शुक्रवार के दिन को हिजाब डे के तौर पर मनाया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोग जमीयत उलेमा हिंद के आह्वान पर इकट्ठा हुए थे। इस दौरान हुई सभा में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हिजाब उनका अधिकार है और इस पर लगे बैन को वापस लिया जाना चाहिए। कई संगठनों ने इसे समर्थन भी दिया है। इस प्रदर्शन को पुलिस की इजाजत के बिना आयोजित किया गया था। पुलिस ने इस मामले में नियमों का उल्लंघन करने पर जमीयत उलेमा हिंद के 4 पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कर्नाटक हिजाब मामले में संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा है, हमेशा जीन्स पहने नजर आने वाली मुस्लिम लड़की मुस्कान के माध्यम से कुछ कट्टरपंथी हिंदुस्तान और इस्लाम धर्म को बदनाम करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि लड़की की जीन्स में फोटो सामने है, इससे ये साबित हो रहा है कि एक ओर कट्टरपंथी बेटियों को शिक्षा से दूर ले जा रहे हैं, दूसरी ओर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मीडिया चैनल इस बात को दुनिया के सामने रखें ताकि ये कट्टरपंथी बेनकाब हों। बता दें, बीते दिनों कर्नाटक के मांड्या के कॉलेज में मुस्कान खान नाम की एक छात्रा बुर्का पहनकर कॉलेज जा रही थी। तभी भगवा शॉल ओढ़े कुछ युवाओं के एक समूह ने उसको घेरने की कोशिश की और जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके जवाब में मुस्कान ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए एक ड्रेस कोड अनिवार्य करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी ने कहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उन्होंने आगाह किया कि देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने पूछा, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, देश या धर्म? ये देखना वाकई चौंकाने वाला है कि कोई हिजाब के लिए कुछ अन्य मंदिरों के अंदर धोती के लिए लड़ रहा है। क्या ये एक देश है या धर्म से विभाजित समुदाय है? बता दें, गैर हिंदुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश करने से रोकने और मंदिरों में प्रवेश की अनुमति के लिए प्रथागत ड्रेस कोड को अनिवार्य करने के लिए एक रंगराजन नरसिम्हन द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में ये टिप्पणी की गई थी कि लोगों को ईसाई या मुस्लिम पोशाक पहनकर मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, ये देश को धर्म के नाम पर विभाजित करने का प्रयास है। बात केवल मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, ये बात करना भी महत्वपूर्ण है कि नागरिक देश को क्या दे सकते हैं और उनके मौलिक कर्तव्य क्या हैं। यूपी के कैराना में कल रात को बिना नंबर वाली कार में पकड़ी गई ईवीएम के मामले में जिला प्रशासन ने जोनल मजिस्ट्रेट के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। दूसरी तरफ डीएम का वीडियो बयान आ जाया है जिसमें वो कह रही हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मशीन को पहुंचाया जा रहा था, पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराई गई है। लेकिन सवाल ये है कि जब कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो मामले की जाँच किस लिए कराई जा रही है? समाजवादी पार्टी ने इस मामले में तमाम तरह के शक जाहिर किए हैं। कल प्रथम चरण के मतदान के दिन ईवीएम खराब होने की सबसे ज्यादा शिकायतें कैराना से ही आ रही थी। बता दें, उत्तर प्रदेश के कैराना में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कल रात बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी में लावारिस ईवीएम मिली। जिस कार में ईवीएम मिली थी उस पर कैराना निर्वाचन क्षेत्र के जोनल मजिस्ट्रेट का स्टिकर चिपका हुआ था। कार शामली पानीपत हाईवे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली जो स्थानीय एसडीएम के साथ थे। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में एक चुनावी सभा में यूपी की पूर्व अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा होगा। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले बिजली केवल सैफई खानदान या फिर आजम खान के लिए थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है।
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और लखीमपुर खीरी मामले में हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को मिली जमानत ने अपनों को खोने वाले किसानों को बेहद निराश किया है। पिछले साल 3 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की कार से कुचले गए 19 वर्षीय गुरविंदर सिंह के पिता सुखविंदर सिंह ने कहा, उसे इतनी जल्दी जमानत मिलना अच्छा संकेत नहीं है। इस सरकार से पहले भी हमें कोई उम्मीद नहीं थी, अब भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। अजय मिश्रा टेनी को अभी भी हटाया नहीं गया है। सुखविंदर सिंह ने कहा, मोदी जी कहाँ बैठते हैं और एक के बाद एक जुमला देते हैं, लेकिन वो अपने ही मंत्री को नहीं हटा सकते हैं। पत्रकार रमन कश्यप के भाई अमन कश्यप, जिनकी हत्या 4 किसानों के साथ की गई थी, ने कहा, हम लड़ाई जारी रखेंगे। सिर्फ इसलिए कि उन्हें जमानत मिल गई है इसका मतलब ये नहीं कि मामला खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, शायद उन लोगों को लग रहा है कि अगर सरकार बदलती है तो वे ये सब नहीं कर पाएंगे जो वे अभी कर रहे हैं। अमन कश्यप ने कहा, ये लोग राज्य और केंद्र में सत्ता में हैं, इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन लोग उन्हें जवाब देंगे। आरजेडी बिहार में विधान परिषद के होने वाले 24 सीटों पर कांग्रेस का समर्थन चाहती है, लेकिन वो विधान परिषद में कांग्रेस को कोई सीट देने को तैयार नहीं है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गुरुवार को तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि आरजेडी केंद्र में कांग्रेस के साथ है, बदले में कांग्रेस प्रदेश में उसका समर्थन करे। तेजस्वी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से आरजेडी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने को लेकर नाराज हैं। अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी पहले राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी। हमने धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ समझौता करके कई राज्यों में उन्हें मजबूत बनाया। अब उनकी बारी है, क्योंकि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। विधानसभा चुनाव में हमने 70 सीटें जीती हैं, लेकिन हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं चलेगा, कांग्रेस को हमारी मदद करनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए आरजेडी ने हमेशा त्याग किया। अब बारी आपकी है, आपको बीजेपी को रोकने के लिए आरजेडी का समर्थन करना चाहिए। एजेंसी ईडी ने वरिष्ठ पत्रकार राणा अयूब के 1 करोड़ 77 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। राणा अयूब पर मनी लॉन्ड्रिंग करने और दूसरों की मदद करने के नाम पर इकट्ठे किए गए पैसे में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया। ईडी की ओर से आदेश जारी किया गया है कि राणा अयूब और उनके परिवार की एफडी और बैंक खातों में जमा रकम को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अटैच कर लिया जाए। बता दें, राणा अयूब मोदी सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ काफी मुखर रही हैं। राणा अयूब के खिलाफ यह कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस की ओर से दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर की गई है। यह एफआईआर हिंदू आईटी सेल नाम के एक एनजीओ के संस्थापक विकास संकृत्यायन के द्वारा बीते साल सितंबर में दर्ज कराई गई थी। रूस के सैनिकों की ड्रिल्स और यूक्रेन के आसपास सैनिकों की संख्या को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को अमेरिकियों से यूक्रेन को तुरंत छोड़ने का आग्रह किया। एनबीसी न्यूज से बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों को अब यूक्रेन छोड़कर निकल जाना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में शामिल सेनाएं आमने सामने होने जा रही हैं। ये एक बहुत ही अलग स्थिति है और चीजें जल्दी बदल सकती हैं। बता दें, अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध के बाद से ये पहला मौका है जब तनाव अपने उच्चतम स्तर पर है। अमेरिका के अलावा यूरोपीय देशों की भी आशंका है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि रूस लगातार इस बात से इनकार करता रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।